जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू द क्लास। आज अपने ज्योग्राफी का सेकंड जो टॉपिक चल रहा है अपना, एक्चुअली हम अभी सोलर सिस्टम में एंड वी हैव सीन हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड यस्टरडे। हमने यूनिवर्स के बारे में देखा, अपनी गैलेक्सी के बारे में देखा और उसके अंदर अपना सोलर सिस्टम है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मुझको अभी आपके सिर्फ 30 सेकंड्स चाहिए। सिर्फ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे आज के लेक्चर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि सर कब शुरू होने वाला है, तो बस उसी के लिए डाल देता हूँ। और जो टाइम मैंने बताया था उससे काफ़ी लेट चल रहा हूँ मैं। उसके साथ किसी ने तो टेक्स्ट किया था। चलो तो देखेंगे, तब तक आप देखो कौन से प्लैनेट्स है और उनको याद कैसे रखोगे आप लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे आए कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप आ चुके हो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखिएगा सोलर सिस्टम के अंदर हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव। तो 8 प्लैनेट्स है अपने पास। ठीक है, सन क्या है? सन एक स्टार है बट ये नियरेस्ट है अपने प्लैनेट से। और इसने क्या किया है कि इसकी ग्रेविटी है विच इज लार्ज, तो उसने इन सारे प्लैनेट्स को इंक्लूडिंग आवर अर्थ, उसको उसका एक ग्रेविटी का एक एरिया है जिसकी वजह से हम उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अपने सन जैसे अपने गैलेक्सी में और बहुत सारे स्टार्स है विच वी सॉ यस्टरडे, कल ही हमने देखा। अपने सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स है और पूरे अपने सोलर सिस्टम में 99.08% अपना जो सोलर सिस्टम है वो किससे भरा हुआ है? सिर्फ सन ही ऑक्युपाई करता है उतने एरिया को। बाकी फिर 0.2% में बाकी सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ठीक है, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीजें मिलके बनी हुई है। तो अब हम देखने वाले हैं, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लैनेट है, उसके बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है। हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है अपने पास, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, याद कैसे रखेंगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर, सैटर्न और उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। नाइन्थ प्लैनेट कहा जाता था कब तक? नाइन्थ प्लैनेट है ऐसे कहा जाता था 2006 तक। कितने? नाइन्थ। कौन सा था वो लास्ट वाला? प्लूटो, जो अब की नहीं है। अभी है क्या? नहीं। उसको निकालने की एक वजह है जो हम आगे लेक्चर में देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई प्लूटो इज नॉट द प्लैनेट ना, उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया है और उसकी वजह क्या है ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, जो कि आगे आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये अच्छा याद कैसे रखोगे, देखो एक ट्रिक्स बताता हूं मैं आप लोगों को। इसको मिटा देते हैं। मैं आपके कमेंट देखता हूं, आप लोग अगर मुझे जय हिंद वगैरह बोल ही रहे होंगे तो लेट मी जस्ट स्टार्ट लिटिल बिट ऑफ। जैसे यहां से शुरू होगा, देखो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं माय। आप लोगों को पता ही भी होगी ये ट्रिक्स। माय वेरी, ई से बन जाएगा एक्साइटेड, ठीक है, और मार से मदर, माय वेरी एक्साइटेड मदर। ठीक है, जस्ट जुपिटर से अपना हम वर्ड ले सकते हैं, देखो जस्ट, माय वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व। सर्व मतलब खाना देना, सर्व करना किसी को, जैसे कि हम चाय सर्व करते हैं या कुछ और घर पे कोई आता है तो जस्ट सर्व अस, मतलब हम भाइयों को। ठीक है, नूडल्स, नूडल्स तो सबको पसंद है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, माय वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माय से बन जाएगा आपका मर्क्यूरी, वी से बन जाएगा वीनस और ई से अपना अर्थ, आप वैसे भी याद रखोगे। और ये मदर से बन जाएगा मार्स। और वैसे भी याद रखो, हम अर्थ को क्या बोलते हैं? मदर अर्थ। और दूसरा कौन सा प्लेनेट है जिसमें हम अपनी माँ ढूंढ रहे हैं ठीक है, कि मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, हम बोलते हैं ना ऐसे अपने दोस्त को, तो उसकी माँ को भी भाई हम अपनी ही माँ है ऐसे मानते हैं, सॉरी ब्रदर मानते हैं यार, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, एनीवे जो भी हो। ठीक है, अपने दोस्त की माँ अपनी माँ ही होती है, राइट?
तो बस वैसे जैसे हम नई एक जो माँ ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, वो मार्स पे ढूंढ रहे हैं ना, कि हम चाहते हैं ना कि मार्स पे लाइफ बने, क्योंकि ये प्लेनेट तो हम वैसे भी खराब कर रहे हैं। तो एनीवे सो ये याद रखो, मदर मार्स से, उसके बाद जस से बन जाएगा, जे से आपका जुपिटर, और सर्व से सैटर्न, और अस में जो यू है उससे यूरेनस, और नूडल से बन जाएगा नेपच्यून। इस तरीके से याद रखो, ये इनर प्लैनेट्स है और वो वाले क्या है, आउटर प्लैनेट्स है, एंड दे आर द बिगर प्लैनेट्स, और ये वाले थोड़े से स्मॉलर प्लैनेट्स है। इनसे याद रखो, 4 इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनके अंदर दूर दूर तक लाइफ नहीं दिखेगी, ज्यादातर ये गैसियस प्लैनेट्स है, ठीक है। इनके अंदर क्या है, गैसियस प्लैनेट्स है, गैस से भरे पड़े हैं वहां पे, उधर डस्ट और गैसेस से। इनके ऊपर कोई भी रॉकी मटेरियल नहीं है, सॉलिड फॉर्म नहीं है, ठीक है। सरफेस क्या है इनका, सॉलिड या रॉकी नहीं है, तो सब कुछ क्या भरा हुआ है, गैसेस से भरे हुए, ठीक है। और कुछ तो बहुत ही कोल्ड प्लैनेट्स है। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे, सो वी हैव कम हियर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, क्या बताया कि आपने सोलर सिस्टम का सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। उसके बाद कितने प्लैनेट से, टोटल 8 है, 9 थे, प्लूटो को निकाल देके हमने क्या बनाया, ड्वार्फ प्लैनेट 2006 में। उसके बाद फर्स्ट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड है जो यहाँ पे घूम रहे, भटक रहे हैं, ठीक है, इस बेल्ट के अंदर। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, या फिर अर्थ से भी बोलो आप, अर्थ से भी सबसे दूरी वाला है, ठीक है, और सन से भी, क्लियर है। और सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट क्या बनेगा आपका, मर्क्यूरी बनेगा। और हम कितने नंबर पे हैं, 3rd, ठीक है। ये सीक्वेंस भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। अर्थ के पहले कौन आता है, वीनस आता है, अर्थ के बाद कौन आता है, तो मार्स आता है। ओके चलो देखते हैं। और सोलर सिस्टम इज ए ह्यूज विथ डायमीटर कितना है, 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। कल ही हमने देखा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज बिलीव्ड टू बी 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो अपना सोलर सिस्टम सबसे पहले 13.7 ईयर्स अगो एक बलून फूट गया, भाई भाई फूटा 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 एकदम, ठीक है। फूटने के बाद एक बलून से फिर चीजें आगे बनती गई, ठीक है, डस्ट पार्टिकल निकले, एनर्जी निकली, टाइम स्पेस, और वो एक्सपांड होते हुए, जो कि एक्सपांड होते ही जा रहा है, ठीक है। एक हाइपोथेसिस ये है कि ये जो अलग अलग जो गैलेक्सीज है अपने, ठीक है, किसने बोला कि ये गैलेक्सीज क्या है भाई, ये एक्सपांड हो रहे हैं कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहे हैं। तो बट ये हाइपोथेसिस गलत निकला, बिकॉज गैलेक्सीज एक्सपांड नहीं हो रहे, इनके बीच का स्पेस, मान लो ये करंट सिनारियो है, एक करंट मान लो कि, या फिर यहां से एक 5 बिलियन ईयर्स अगो, फिर ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये गैलेक्सी का साइज वही है, इनके बीच का क्या हो रहा है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखो इनके बीच का डिस्टेंस कम है, तो ये यहाँ पे एक्सपांड कैसे हो रहा है, तो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ना कि गैलेक्सी खुद बढ़ रहे हैं, वो उतने ही साइज के हैं, ठीक है। जैसे 2 लोग हैं जिनके बीच में दूरियां नहीं बढ़ रही है, ठीक है, वो खुद नहीं बढ़ रहे हैं साइज वाइज, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। चलो तो फिर वही 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड उसी गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे में अपने सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, मेड अप ऑफ 8 प्लैनेट्स देख चुके हैं, एंड देयर मून्स, उनके, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के अराउंड नेचुरली क्रिएट हो चुका है और उसको रिवॉल्व करता है, उसके रिवॉल्व्स अराउंड इट, ठीक है, रिवॉल्व करता है। एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ये कुछ मटेरियल है। या फिर मान लो जो प्लैनेट बन नहीं पाए, जैसे एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, आप हम आगे देखने वाले हैं, वैसे मैं अब सारी चीजें एक ही बार बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स और कॉमेट एक साथ आने वाले, तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। बस यही मान लो कि एस्ट्रॉइड से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो क्या है कि प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए भाई लोग, क्या नहीं हो पाए प्लैनेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए, थोड़े से शॉर्ट हो गए। अब एस्ट्रॉइड काफी बड़े होते हैं, ठीक है, कभी कभी न्यूज आती है ना कि कोई एस्ट्रॉइड आके अर्थ पे गिरने वाला है, और सब भाई सब कुछ प्रॉपर्टी बेच दो, एकदम सब दुनिया खत्म होने वाले। हॉलीवुड वाले तो पहले दिखाते हैं ये बात, तो वैसा वाला है। तो एस्ट्रॉइड बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, अगर एस्ट्रॉइड गिर जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। तो इससे एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, मेटेरॉइड्स बनते हैं, और फिर वो अपनी तरफ आते हैं छोटे छोटे, उनके ब्रेक होने के बाद। तो एनीवे हम वो देखेंगे आगे कैसे होता है, उनका क्या सीन है। तो ये सारी चीजें अपने प्लैनेट्स के अंदर क्या है अभी घूम रही है, मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, सन्स के इर्द गिर्द, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है जिसकी ग्रेविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। चलो मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं ताकि मैं
आप लोगों को थोड़ा लेक्चर में इन्वॉल्व कर सकूं कि कौन कौन आ चुका है, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम रहा, दिक्कत रही तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों से लेक्चर शेयर करो, जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसके अंदर, ताकि और बच्चे जुड़े और मजा आए थोड़ा सा। चलो यहाँ पे देखो सन, क्योंकि मोटिवेशन तो बना रहना चाहिए ना, 10 बजे पढ़ा रहे रात के, ठीक है, खाना नहीं खाया मैंने अब तक। उसके बाद देखो यहाँ पे एज क्या है इसका, 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है सन। अब ये क्या है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं, तो बस है तो है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे पार्ट में मैं ज्यादा वक्त रुकूंगा नहीं, सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। सन मेक्स 99.8%, मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है, ऑफ द सोलर सिस्टम। नियरेस्ट स्टार क्या है अर्थ के, अगर नियरेस्ट कोई स्टार है तो वो क्या वो है, अपना सन है, ठीक है। और इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। अपनी ग्रेविटी मून के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मून अपने के इर्द गिर्द घूम रहा है, सब ग्रेविटी का खेल है, ठीक। सन के अंदर देख लो अभी लेयर, सबसे इनर लेयर में क्या क्या आता है देख लेते हैं, ठीक है। क्या है इनर लेयर, मैं यहां पे लिख देता हूं आप लोगों को, इनर लेयर। जो भी बच्चे हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपने हाजिरी लगाओ, बताओ, आपका नाम बताओगे तो वहां पे कुछ लिखोगे तो हमको पता चल जाएगा। इनर लेयर में देखो सबसे पहले अपना ये आता है, क्या है, सोलार कोर, कोर आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, कोर। चलो ये कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जो तुमको वहां से दिखे, सन की तरह ही लेते हैं, कोर आएगा। कोर के बाद देखो रेडियो एक्टिव लेयर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, रेडियो एक्टिव लेयर, रेडियो एक्टिव लेयर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक जोन आता है जो यहाँ पे डायग्राम में नहीं है, कन्वेक्शन जोन। क्या आता है, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। रेडियो एक्टिव जोन भी बोल सकते हो लेयर की जगह आप, आपकी मर्जी हो, ठीक है। ये सबसे अंदर वाला कोर, जहां पे क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्या होती है कोर में रिएक्शन, फिर आपको अगर पता होगा तो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो हेलियम बनाते रहते हैं, उनके बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। क्या होता है भाई लोग, फ्यूजन, ठीक। अच्छा आगे ना एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, जहां पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन पूछता है। दो ऑप्शन है कि क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, दो ऑप्शन है। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता दूंगा। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखो कि मान लो दो कलर के मैं एक एटम्स लेता हूं, जैसे कि ए एक एटम्स है ग्रीन कलर का, दूसरा एटम है अपने पास मान लो ये, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ भाई लोग, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन हुआ तो ये पार्टिकल क्या होंगे, साथ आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, इसका थोड़ा सा पार्ट ले लो ग्रीन वाला, ठीक है, और इसका ले लेते हैं हम लोग ये वाला। दिस इज बेसिकली, इसमें चलो मैं इसी में ग्रीन को ऐड करता हूं क्योंकि वो चले गया, खा लिया उसको। ये देखो दिस इज फ्यूजन, दो पार्टिकल्स के क्या हुआ, साथ में आने से जो पार्टिकल बनता है उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। और तुमको और दूसरा वर्ड जो मैंने बोला, जो पीवाईक्यूज में आगे आएगा, तो मैं इसी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा वर्ड क्या था, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि दो एटम से बनके आपका एक मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम फ्यूजन फ्यूजन बोलते हैं। और फिजन किसको बोलते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है, इंग्लिश ही मान लो आपकी, ठीक। जैसे एक एटम है, क्या एटम है, ये एटम है, ऐसा एक एटम है जो सेपरेट होते हैं और उससे बनते हैं दो अलग अलग, ठीक है, दो क्या बन जाते हैं, अलग अलग बन जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। एक में साथ में आते हैं, दूसरे में सेपरेट होते हैं। फ्यूजन के अंदर सेपरेट होते हैं, दो बनते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि साथ में आ जाते हैं। एनीवे चलो अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो इनर कोर के अंदर सन के क्या है, आपका कोर के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वहां पे हेलियम बनाते रखते हैं, तो एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है वहां पे। जैसे यहाँ पे देखो हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पे दिखेगा, कोर के अंदर। उसके साथ साथ नेक्स्ट रेडियो एक्टिव जोन के अंदर 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर है। उसके बाद कन्वेक्शन जोन के अंदर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस का कन्वेक्शन जोन है। रेडियो एक्टिव जोन और कन्वेक्शन, रेडियो एक्टिव जोन में और कन्वेक्शन जोन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव जोन के अंदर देखो प्लाज्मा में रिएक्शन होते रहते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर कन्वेक्शन जोन में क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कूल डाउन, और फिर उसके अंदर डेंसिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। डेंसिटी क्या बढ़ती है, ये लोग अप आते हैं फिर बैक आते हैं, आगे जाते हैं बैक आते हैं। रिएक्शन कैसी हो रही है, आगे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसी एनर्जी को थोड़ा सा बैक आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये सिंक होते रहते हैं वहीं पे, प्लाज्मा की जो रिएक्शंस है वो आगे पीछे आते रहते, थोड़ा सा वहां पे डेंसिटी बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। उसके बाद अब आउटर कोर के अंदर, आउटर लेयर में क्या आता है, आउटर लेयर, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करते हैं, नीचे लिख देता हूं आउटर लेयर, ठीक है, देख लो आउटर लेयर। अच्छा, अब हम देखते हैं आउटर लेयर में क्या क्या है। अब आउटर लेयर में आप लोगों को फोटोस्फीयर दिखा, कन्वेक्शन जोन के बाद क्या दिखा भाई लोग, फोटोस्फीयर, जहां से एनर्जी अब बाहर आ रही है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर, ऊपरी परत सरफेस है, ये फोटोस्फीयर, ये क्या है, सरफेस, जैसे कि सरफेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं हम, अपने सन का क्या है, सरफेस है। और फिर उसके बाद आपको कोरोना दिखता है, ठीक है, अपना वाला कोरोना नहीं है, सन का कोरोना, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा कोरोना। क्या आया, सबसे पहले कोर, कोर के बाद रेडियोएक्टिव लेयर है, उसके बाद कन्वेक्शन जोन है, कन्वेक्शन जोन में रिएक्शन आगे पीछे हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है वहां पे, ठीक है, प्लाज्मा की रिएक्शन हो रही है। फिर आपके क्रोमोस्फीयर, सॉरी, उसके बाद है आपका फोटोस्फीयर, जहां पे हम सरफेस की तरफ जा रहे हैं अब आउटर लेयर में। उसके बाद क्रोमोस्फीयर, जहां पे एनर्जी ओमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, ये देखो क्रोमोस्फीयर का, ठीक है, पूरी एनर्जी क्या दिख रही है आपको, बाहर दिख रही है। और फिर कोरोना से वहां से इजेक्ट हो रही है, ठीक है, साइड में जा रही है, आगे एकदम, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। अब कोरोना को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं सन के, जब आपका लूनार या फिर एक्लिप्स होता है ना, ठीक है, लूनार एक्लिप्स नहीं, सोलर एक्लिप्स जब होता है सन के लिए, तो तब बीच में आपका मून आ जाता है, इस वजह से हम थोड़ा सा उसको देख पाते हैं। तब भी वो बोलते हैं ना कि जब सोलर एक्लिप्स लगता है तो भाई आप लोग देखना है, आपको सोलर एक्लिप्स फील करना है कि कैसे शैडो क्रिएट हो रही है सन के ऊपर। तो आप अपने ग्लासेस वगैरह, सेफ्टी ग्लासेस वगैरह लगा के देखो, उस दिन जिस दिन होने होता है ना, तो लोग बोलते हैं ना कि 11 बजे होने वाला है, तो 11 बजे फिर आप सन, ये ग्लास, ब्लैक ग्लासेस डाल के देखो, अदरवाइज आप सेफ होता है क्या, हो नहीं होता, ठीक है। चलो फिर भाई लोग, यहां तक क्लियर है, मैंने जोन समझा दिया आपको, रेडियोएक्टिव जोन, ये सब टेम्परेचर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो फोटोस्फीयर के अंदर देखो 6000 डिग्री सेल्सियस है, कोरोना में 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सबसे ज्यादा कहां पे है, तो कोर के अंदर, और फिर कोरोना तक कम होते होते आता है। लास्ट में सोलर विंड्स है, ठीक है, सोलर विंड्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। यही सोलर विंड्स से रिस्पॉन्सिबल है। देखो हमने एक चीज देखी, जो इनर प्लैनेट है वहां पे रॉकी सॉलिड सरफेस बन चुका है, ठीक है, बट जो आउटर प्लैनेट्स है, ठीक है, आपके आउटर प्लैनेट्स में जैसे जुपिटर के आगे, जुपिटर को लेके, जुपिटर के आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट के आगे वाले जो प्लैनेट है गैसियस फॉर्म में है, वहां पे अभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या भरा हुआ है, डस्ट और गैस भरी हुई है। अपना ऐसा है कि गैस है क्या, नहीं, आप इतनी गैस भरी हुई है कि आप एक दूसरे को ऐसे ट्रांसपेरेंटली देख भी नहीं पाओगे, जुपिटर जैसे जायंट, गैस जायंट के ऊपर। बट हम अर्थ पे तो हम स्टार्स तक देख पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ की जो गैस है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर की, वो क्लियर हो चुकी है। किसने क्लियर की, वो सोलर विंड्स ने। कॉन्स्टेंटली इनका अटैक हुआ, ठीक है, किसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाया इन्होंने, हम नजदीक है इसलिए, और ये सोलर विंड्स ने क्या किया, इन सारे गैसेस को, ठीक है, डस्ट को क्लियर कर दिया, अपने एटमॉस्फेयर से निकाल दिया। बट अब ये सोलर विंड्स इतने दूर तक नहीं जा पाते जहां तक जुपिटर है, ठीक है, आपका नेपच्यून है, तो इसलिए वहां का जो गैसियस फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर का क्लियर नहीं हो पाया। अब यहां पे देखो सन, प्लेक्स क्या है, द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ द सन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजेस, ठीक है। और सन स्पॉट भी होते हैं। सन स्पॉट क्यों क्रिएट होते हैं, जैसे कि डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन, दे आर कूलर देन द सराउंडिंग। अच्छा, एक चीज याद रखो, सन के ऊपर कोई भी चीज होगी तो वो कूलर तो नहीं होगी, राइट। अब जब हम इतनी दूर है और यहाँ पे आप दोपहर में खड़े रहते हो तो आपको लगता है कि यार क्या धूप है, ठीक है। और आप सोचो हम सन के सरफेस की बात कर रहे हैं जहां पे एक स्पॉट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कूलर है, तो वो उस सेंस में कूलर नहीं है। कंपेरेटिवली ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, सन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, जो ब्राइटर स्पॉट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, बस नाम याद रखो आपका, प्लेजेस। और सन स्पॉट्स जो डार्क होते हैं जिसको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, पिंपल्स की तरह, डार्क डार्क दिख रहे, पिंपल्स की तरह देखो ये, ठीक है, फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं ना कभी कभी, तो वैसे। तो ये कूलर कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो नीचे से जो एनर्जी आ रही है सन के कोर से, उसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी एंटर नहीं करने देती, रोक देती है या कम पहुंचती है वहां पे। तो कंपेरेटिवली बाकी जगह से ये जो डार्क स्पॉट है वहां पे आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम दिखेगा। बाकी ऐसा मत मान के चलो कि भाई एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ नहीं है इधर। उसके बाद देखो सोलर विंड्स आया, हम देख रहे थे सोलर विंड्स, ठीक। सोलर विंड्स का क्या है, इज अ स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, रिएक्शंस हो रही है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेलियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वही प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के फॉर्म में कन्वेक्शन जोन में आगे पीछे जा रहा है, बोला मैंने डेंसिटी बढ़ाई वहां पे, और धीरे और बाहर निकलता है। तो ये आउटवर्ड फ्लो होता है, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये जो रेज आपको प्लाज्मा के दिख रहे हैं एनर्जी के, टेम्परेचर के, दैट इज फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। कोरोना से यह क्या है, आगे बाहर रहे, इसको हम सोलर विंड्स बोलते हैं। अब ये इतने हाई होते हैं और काफी ज्यादा एक्टिव भी होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत होती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि अर्थ के अपना जो एटमॉस्फेयर वहां तक पहुंचा है टेम्परेचर, अभी भी तो टेम्परेचर है, पहले तो बहुत था, जब ये सब बन रहा था दैट टाइम बहुत सारी चीजें अलग थी उस टाइम पे। अभी बाद में अपना प्लेनेट स्टेबल हुआ है, एटमॉस्फेयर बना है, स्टेबल हुआ है, स्टेबिलिटी आई है। तो ये ही विंड क्या करते थे, ये जो गैसेस थे एटमॉस्फेयर के अंदर उनको भगा दिया, उनको खत्म किया, डस्ट को निकाला। बाकी के प्लेनेट जुपिटर के आगे क्यों अभी भी गैसेस है, क्योंकि वहां तक ये सोलर विंड्स नहीं पहुंच रहे। उसके बाद देखिएगा सोलर फ्लेयर्स, देयर आर लार्ज एक्सप्लोजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन दैट एमिट इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो ये सोलर जो आपको ये दिख रहा है, अभी सोलर विंड्स जा रहे हैं, ऐसे ही एक मान लो एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे। अब ये एनर्जी कैसे कहां से प्रोड्यूस होगी, कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे हमने डार्क स्पॉट पे देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो कोर से आने वाली एनर्जी को रोक देती है, तो थोड़ा सा कूलर बन गया। तो ऐसे कहीं कहीं पे कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है, तो ये पूरा ब्लास्ट होगा इधर, ठीक है, ब्लास्ट होकर एकदम फ्लेयर के फॉर्म में ऐसे एक्सप्लोजन जैसे होता है, तो बम फूट दिया बड़ा सा और एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। जब वॉर में हम देखते हैं, वॉर में एक बड़ा सा बम फूटा, एक्सप्लोजन हुआ, वैसे सरफेस पे ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये नेचुरल निकल रहे हैं सोलर विंड्स, और वो वाले एकदम थोड़ा सा ज्यादा ही ब्लास्ट हो रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं फ्लेयर्स, ठीक है। तो हम आग लगा दी, इंडिया पाकिस्तान मैच जीतने के बाद जैसे बड़े बड़े फटाके फोड़ते हैं लोग वैसे। और ये क्या होते हैं, एमिट्स इंटेंस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जो आगे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। सोलर साइकिल क्या है देख लो, द सन्स मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली एवरी 11 ईयर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो सन भी तो सराउंड कर रहा है किसको, अपने गैलेक्सी को, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 11 ईयर्स कंप्लीट होती है, फ्लिप हो जाती है, और नॉर्थ साइड जो है सन की और साउथ पोल जो है सन का, ठीक है, तो आप नॉर्थ मान लो इधर, और ये नॉर्थ मान लो और ये साउथ मान लो, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। यहाँ पे पहुंचते आप क्या हो जाएगा फिर इसके 11 ईयर्स के बाद, 2001 दिखाया इधर 11 में, सॉरी यहाँ पे देखते 1996 में, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, इधर आके ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ऐसे फ्लिप होगा, ठीक है। बट ऐसे अब मान लो मत कि भाई ये साइड फ्लिप हुई है, ये वाली साइड इधर चली गई है, इधर की है, तो इधर ये नॉर्थ ही रहेगा जब हम नापते हैं तो, और साउथ ही रहेगा। बट ये जो यहाँ पे था वो इधर चले गया है, और इधर का इधर आ चुका है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं सोलर साइकिल, जो 11 ईयर्स में होती है, जो स्विच करते हैं। अच्छा, कोरोनल मास इंजेक्शन बोल रहा हूँ। इजेक्शन क्या होता है देख लो, ठीक है। इजेक्शन मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना, ठीक है। जैसे कि इट इज द रिलीज ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना, सन्स के कोरोना से क्या प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्रॉम द सन्स कोरोना, दे आकर व्हेन द सन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रीऑर्गेनाइज। सन के जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अब बने हुए हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में रीऑर्गेनाइज करते हैं, अंदर के रिएक्शन की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, अंदर जो फ्यूजन हो रहा है हीलियम का, तो उसके ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कम हुई, वो जो डिसबैलेंस हो रहा है उसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, वो तो अफेक्ट करेगा, तो वहां से एकदम एनर्जी के ऐसे मास इजेक्शन निकलेंगे बाहर, ठीक है। तो बड़े बड़े ब्लास्ट हो के ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको हम बोलेंगे मास इजेक्शन, नॉर्मली और फिर ज्यादा मास इजेक्शन होना। जैसे बोरवेल को पानी लगता है तो नॉर्मली जब बोरवेल चल रहा है तो नॉर्मल होता है, और जब पानी लगता है तो जैसे एकदम दूर भागता है पानी, एकदम दूर दूर तक, तो वैसे ही मास इजेक्शन मतलब वो पानी क्या क्या एकदम लार्जर प्लेस पे फूट जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, नीचे से आने के लिए जगह कम है, पहली बार बाहर निकल रहा है, और बाद में जब आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तो फिर वो उतना प्रेशर नहीं दे पाता है, बस वही है, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक क्लियर है क्या, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। चलो जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन आ गए यहाँ पे। हर्षवर्धन, कैसे हो दोस्त? आई एम रियली गुड हर्षवर्धन, होप यू आर कीपिंग योर नोटबुक विथ यू, और मजा आ रहा होगा आपको। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलो अब हम देख रहे हैं ऑरोरास, ठीक है। ये कोई तो गाना भी है एक जो इंग्लिश में आया हुआ है, ठीक है, हेलो, ठीक है। और बाकी भी जो भी लोग देख रहे हैं, आप कोई डाउट होगा तो बता सकते हो,
और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रहो ताकि मैं आपको इन्वॉल्व कर सकूं क्लास में। देखो क्या है कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सीएमई। सीएमई क्या था? कोरोनल, ऊपर ही था देखो यहाँ पे, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, क्या है ये सीएमई? मतलब आप कंफ्यूज होता ना इस शॉर्ट फॉर्म, कोरोनल मास इजेक्शन। अर्थ सन क्या कर रहा है भाई साहब? अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? रीऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अपना एरिया बदल रहा है। जैसे कुत्ते क्या करते हैं? अपना एरिया बदलते हैं, शेर अपना एरिया बदलता है, भाई ये मेरा है। तो ऐसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज करोगे, आपका एक इलाका होता है कि भाई ये अपना इलाका, अपने दोस्त है, फ्रेंड से एक सर्कल है, उसको जब चेंज करोगे, रीऑर्गेनाइज करोगे, तो चीजें भी बदलेगी। ठीक है, आपके बारे में कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, अरे हमको छोड़ के किसी और से दोस्ती कर रहा है, वैसे। तो ये मास क्या कर रहा है? कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज कर रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी बस्ट आउट हो रही है, बाहर आ रही है, और वो कहां तक पहुंच जाती है? अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, गैसेस है, बहुत सारी चीजें, और वो क्या करते हैं? रिएक्ट कर देते हैं इन डिफरेंट गैसेस के साथ। ये जो कोरोनरी मास इजेक्शन आ रहा है, सन की जो एनर्जी आ रही है, एटमॉस्फेयर में पहुंचते उनमें रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन की वजह से हमको अलग कलरफुल लाइट्स दिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कलरफुल लाइट रखा है तुम लोगों के लिए, तो ये वाला देखो यहाँ पे एकदम, ठीक है, आपके नॉर्थ पोल साउथ पोल में देखने को मिलता है, एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू ब्लू, एकदम कलरफुल ऐसे। आप वीडियो देखना बाद में जाके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, देखो, लाइट सीन नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे जो लाइट दिखते हैं उसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। ठीक, क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरेलिस। और लाइट सीन नियर द साउथ पोल, साउथ पोल पे जो लाइट दिखती है हमको, उसको बोलते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये लिख लेना आप लोग। ठीक है, लाइट आप वैसे भी यहाँ पे दिख रही है, तो मैं आपको यूट्यूब पे जाता पर थोड़ा टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, नहीं तो बताओ मुझको, अगर आपको दिखाना होगा तो यूट्यूब पे जाके दिखा देंगे, कोई वीडियो मिलता है तो। ठीक है, बेसिक है कि आपका क्या बोलेंगे इधर, ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। कहाँ पे? साउथ पोल पे जो है उसको ऑस्ट्रेलिस बोल रहे हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। और एस बी, और ये याद रखो, नॉर्थ पोल वाले को हम बोरेलिस बोलते हैं, बोरेलिस। ठीक है, और इसको ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के याद रखो भाई, साउथ वाला ऑस्ट्रेलिस है, बचा हुआ फिर बोरेलिस रहेगा। डन। चलो, कोई कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, सन्स हेलो क्या है? देखो 22 डिग्री के ऊपर यूजुअली आपको ये देखने को मिलता है। इट इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट ऑकर्स ड्यू टू सनलाइट रिफ्रैक्शन इन अ मिलियन ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। और ये होता है, देखो, सीरस क्लाउड्स, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। इस फिनोमिनन को समझो, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के ऊपर कुछ क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर आइस होता है, मतलब आइसी क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, क्या? आइस क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये लाइट आई, ये सब आइस क्रिस्टल्स उस क्लाउड्स के अंदर बने हुए हाई एल्टीट्यूड पे। जब लाइट आई तो लाइट आके इन पे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये लाइन देखो, अभी आइसी क्रिस्टल्स का ये क्या है? क्लाउड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरस क्लाउड बोलते हैं। तो इस सीरस क्लाउड से आके क्या है? रिफ्रैक्ट हुई, और अलग अलग यहाँ पे यूजुअली ज्यादातर रेड लाइट बनती है। ठीक है, क्योंकि रेड ही निकलता है वहां से आपका कोरोनरी इजेक्शन से जो आ रहा है, तो दैट वन। और बाकी के भी थोड़े बहुत लाइट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे? सीरस क्लाउड, याद रखो। सीरस क्लाउड में क्या है भाई? बेसिक है आपका, क्या है? आइसी क्रिस्टल से बना हुआ क्लाउड है वो। तो आइस के ऊपर अगर लाइट डालोगे तो उससे रिफ्लेक्ट हो रही है वो लाइट, आगे जा नहीं पा रही है ना, तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ऐसे आपको थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा वो। हेक्सागोन क्रिएट ही करेगा क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है, अलग अलग शेप में वो दिखेगा आपको। जा अपना अंदर घुसते वक्त एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अंदर जाने के बाद जब बाहर निकल रहा है उस क्लाउड से, तब भी आपको एक लाइट दिखेगी। तो उस तरीके से बनेगा वहां पे सर्कुलर हैलोज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कस क्लाउड। ये याद रखो कि 22 डिग्रीज हैलोज होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिनन दैट ऑकर्स ड्यू टू सनलाइट रिफ्रैक्ट होता है, मिलियंस ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जिनसे टकराने के बाद। और सर्कुलर हैलोज स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड बाय द सीरस क्लाउड से होता है। चलो, अब सन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो, हर्षवर्धन की और नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, ऑरोरा को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। हाँ दोस्त, ऑरोरा को नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, शाबाश। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सन की डेंसिटी देख लो। सन की डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखो, सन इज अ प्लाज्मा, सन इज इन अ प्लाज्मा।
ठीक है, एंड गैसियस स्टेट के अंदर है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड बाय द पायरोमीटर। किससे हम मेजर करते हैं? तो हर एक चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है, जैसे वाटर को हम लीटर में करते हैं, लिक्विड को, ठीक है, तो सॉलिड को हम केजी में करते हैं। वैसे भाई आपने इसको कैसे मेजर करेंगे? पायरोमीटर से। इसका मेजरमेंट ज्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो आप केजी में करते बैठोगे तो फिर होगा नहीं आपसे कैलकुलेशन ही। उसके बाद देखो सन की रेडियस कितनी है, कि कितना है 109 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस अपनी जो अर्थ की है तो इतना बन जाएगा, देखो ये 6,97,600 अप्रोक्सीमेटली। और ग्रेविटी कितनी है सन की? 28 इंटू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी ज्यादा ग्रेविटी है। तो इसीलिए तो देखो ना, इसकी ग्रेविटी हमसे 28 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए तो हम इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। डेंसिटी हमसे तो देखो भाई 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 भाई, अब अर्थ की डेंसिटी सोचो कितना डेंसिटी डेंस है हम अर्थ एज अ प्लैनेट, ठीक है, वेट उसका, मास उसका, और फिर उससे 109 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा आपका 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ द सन देख लो। अब ये ऐसे सेकंड स्क्वायर में क्यूब में बता रहे, इसलिए एटलीस्ट बोलने को तो आसान है, अदरवाइज जब नंबर में आप उसको कैलकुलेट कर दोगे तो शायद हम पढ़ भी ना पाए उसको, ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा वो। कंपोजिशन ऑफ द सन क्या है? हाइड्रोजन उसके अंदर 74.9%। हम तो देखते फ्यूजन होता है किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है, क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजन होकर क्या बनाते हैं? हेलियम बनाते रहते हैं उधर, ठीक है, उसी से एनर्जी क्रिएट होती है। हेलियम 23% 0.8 और बाकी मेटल्स 1.3% आपको देखने को मिलते हैं इसके कंपोजिशन। उसके बाद देखो अब आ गए अपने अदर प्लैनेट्स, ठीक है, हम प्लैनेट्स पे आ चुके हैं, अभी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। अब यहां देखो मर्क्यूरी क्या है आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, जस्ट लिटल बिगर देन द मून से थोड़ा सा ही बड़ा है। अपना जो मून है वो मर्क्यूरी ऑलमोस्ट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है उससे, आपका मर्क्यूरी, और सन से काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलता है आपको? ज्यादा देखने को मिलता है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, और इसका एटमॉस्फेयर क्या है? मोस्टली ऑक्सीजन सोडियम देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बट फिर भी रहने लायक नहीं है क्योंकि आपको पानी वाटर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। सॉलिड है यहाँ पे, मतलब रॉकी सरफेस है इसका, जैसे अपने अर्थ का है, बट फिर वो इतनी ज्यादा हीट के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देख लो कुछ लिखना होगा तो इसमें। चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। उसके बाद वीनस है, ठीक है। वीनस का क्या सीन है? देखो वीनस को हम देख भी पाते हैं, राइट, इज अ स्मॉलर देन अर्थ। अर्थ से स्मॉल है। सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से फर्स्ट मर्क्यूरी लगा, सेकंड पे ये। वीनस हैज अ थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। आई थिंक 95% 93% कार्बन डाइऑक्साइड ही है यहाँ पे, तो इसलिए वीनस के ऊपर लाइफ का कोई चांस नहीं है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब इसके ऊपर देखो, अब ब्राइटेस्ट तो रहेगा ही, ठीक है। वीनस के ऊपर आपका रॉकी तो माउंटेनस है, बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। टेम्परेचर भी काफी हाई है। अब अर्थ के ऊपर ही हम लोग इतना ज्यादा टेम्परेचर फील करते, तो वीनस तो और भी नजदीक है सन के, सो लाइफ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी कम है। इसलिए देखो हम वीनस के पीछे नहीं लगते। जो भी अपने मिशन है वो सब कहाँ करते हैं? मार्स पे करते रहते हैं, ठीक, क्योंकि वाटर कहा जाता है कि यहाँ पे वीनस पे देखने को मिला था, बट आइसी फॉर्म में है वो, ठीक है, से और हुआ करता था, ऐसे उनका कहना है, जो भी साइंटिस्ट है। अभी तो है नहीं, बट कहीं पे है तो फिर पोल्स पे, अलग अलग एरियाज में। इसके बाद देखो अर्थ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, वहां पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वीनस पे भी लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये अपना प्लैनेट, अपना प्यारा सा प्लैनेट अर्थ, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, 150 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम उसको काउंट करते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है अर्थ के? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और बाकी 1% अदर गैसेस है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। मून क्या है? इज द नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? कि कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी जो ग्रेविटी की वजह से आपके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही हो, उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे। बाकी फिर हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे छोड़ते रहते हैं, ठीक है। सो क्लोजर पॉइंट, अच्छा ये हम देखिए नीचे आने वाला है क्लोजर पॉइंट। जैसे अब ये घूम रहा है तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे अर्थ के क्लोज आ जाता है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो दूर जाता है। तो ये जो पेरिजी है और एपोजी जो है वो हम देखेंगे नीचे। चलो ये मून के
फेजेस है, इसमें आपको कुछ पूछते नहीं है तो मैं ज्यादा इसके अंदर टाइम आपका नहीं डालता। यहाँ पे देखो मिडनाइट में फुल मून, जब हमको फुल मून तो कभी नहीं दिखेगा, ये चीज याद रखो, फुल मून इसका मतलब नहीं है जैसे कि मैं देखो मेरे ऊपर आप लाइट डालोगे तो मेरा सामने वाला हिस्सा आपको दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा देखना पॉसिबल है क्या आपको? ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। इधर अगर सन है और एक लाइट गिर रही है किसके ऊपर? मून के ऊपर, तो आप इस साइड में हो सामने, तो आपका आधा ही हिस्सा आपको किसको दिखेगा? हम लोगों को दिखेगा। पीछे वाला हिस्सा दिखेगा क्या उसका? नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो और यहाँ से लाइट जा रही है तो इधर का हिस्सा दिखेगा ऐसे, क्लियर है। इस साइड में हो ऐसे तो फिर इधर का हिस्सा दिखेगा, क्लियर है। ये देखो न्यू मून किसको बोलते हैं हम? जो आधा दिखता है। न्यू मून भी आपको पूरा दिखता है क्या? नहीं, न्यू मून और फुल मून में याद रखो ये हाफ ही दिखता है, बट हम उसको बोलते हैं कि भाई वो हाईएस्ट है उसका पॉइंट, बाकी जगह पे तो हम उतना उसको देख नहीं पाते। तो ये टाइमिंग है, इसका कोई नहीं पूछता आपको, बस याद रखो ये। उसके बाद देखो इक्लिप्सिस हमको जिससे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यूज में। इक्लिप्सिस हैज टू टाइप्स, एक तो सोलर इक्लिप्स और लूनर। लूनर इक्लिप्स यानी कि जो मून की वजह से हो रही है, जो हम देखेंगे, और ये सन से रिलेटेड है, ठीक है। अर्थ बीच में सिर्फ आ रहा है, सॉरी देखते हैं चलो अब हम होता क्या है, ठीक है। ये जो शैडो क्रिएट हो रही है लूनर इक्लिप्स, ठीक है, जिसका फोटो है देखो जान 20 2019 का, जिसमें आपको एक शैडो क्रिएट होती है मून के ऊपर और कंप्लीटली वो डार्क हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। देखो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स समझ लेते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या? मुझे एक बार बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार आके कमेंट्स भी चेक कर लूंगा। चलो आवाज क्लियर है? सर एनडीए इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो क्या? सर वीनस को क्यों ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि वो हमसे दिख पाता है, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है इसी वजह से। ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट्स। एनडीए इंग्लिश बेसिक से स्टार्ट करने वालों हो क्या? हाँ दोस्त, एनडीए इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अभी ज्योग्राफी चला रहे, थोड़ा सा मैं लेट आता हूँ इसलिए कर नहीं पा रहे, बट वो कर देंगे, ठीक है। और कोई डाउट? वीनस हमको दिखता है ना, ब्राइटेस्ट सोलर सिस्टम में, विजिबिलिटी भी एक ट्रांसपेरेंसी होती है ना उसके अंदर। चलो इसमें देखिएगा, सोलर इक्लिप्स के अंदर, सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून पा, अच्छा सोलर इक्लिप्स में ये बेसिकली देखो, ये लूनर इक्लिप्स और ये सोलर इक्लिप्स क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो जब सन है इधर, बीच में कौन आया? मून आया, ठीक है। कौन आ गया है आपका? मून आ गया है। और जो शैडो क्रिएट होती है व्हेन ऑकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, इधर सन है इधर अर्थ है और इसके बीच में कौन आ गया है? मून आ गया है। द शैडो कास्ट बाय द मून कॉजेस एन इक्लिप्स, और मून की वजह से जो अपना शैडो क्रिएट हो जाती है और हमको कौन नहीं दिखता? सन नहीं दिखता, ठीक है। सन की विजिबिलिटी कम हो जाती है और उसको हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या हो जाता है? तीनों के बीच में, जैसे कि अब ये चीज तो आप जानते हो एक बेसिकली, ये मान लो अपना अर्थ, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? अर्थ है, इसी को यूज करता हूं मैं, और इसके इर्द गिर्द क्या है? मून घूम रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे यहाँ पे मून आया, यहाँ पे मून आया, यहाँ पे मून आया। अब जब मून यहाँ पे आ जाएगा पीछे वाले साइड में, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है गोल गोल गोल, हम सन के ऐसे ऐसे हम भी घूम रहे हैं, वो अपने पीछे पीछे ऐसे घूम रहा है, तो ये एक मोमेंट ऐसे आएगा ना, जैसे कि ये मोमेंट आया कि भाई सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ गए, वैसे ये अपने पीछे वाले साइड को ही जाएगा, तो बीच में कौन आ जाएगी? अर्थ आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाले साइड में यहाँ पे देखो, अर्थ जब बीच में आ गई और अर्थ ब्लॉक कर देती है किसको? शैडो डाल देती है और मून पूरी तरीके से शैडो में चले जाता है, उसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? लूनर इक्लिप्स। अच्छा ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, उम्रा मतलब एकदम डार्क शैडो जो क्रिएट हो चुकी है, जो अर्थ पे जा रही है, उसको बोलते हैं। और जो लाइटर शैडो है, क्या है? लाइटर शैडो है अराउंड द उम्रा, ठीक है। ये जो डार्क शैडो क्रिएट हो चुकी है एकदम डार्क,
ठीक है, डेंस, उसके अराउंड जो लाइटर शैडो क्रिएट होगी, अभी थोड़ा थोड़ा तो लाइट जाएगी ना फिर साइड साइड से, तो ये इसको बोलते हैं पेनुम्रा, और जो डार्क शैडो है इसको उम्रा। यहाँ पे भी यही है, ठीक है, ये उम्रा का एरिया, यानी कि देखो पूरी तरीके से हमने ब्लॉक कर दिया है लाइट को, ठीक है, और बाकी फिर साइड साइड से जो हमको भी, हम छोटे हैं ना सन से, तो फिर ये लाइट साइड साइड से जो आगे थोड़ी बहुत लाइट पहुंचेगी सराउंडिंग, उम्रा के साइड की सराउंडिंग लाइट जो है, ठीक है, जो उतनी डार्क नहीं है उसको हम पेनुम्रा बोलते हैं। याद रखो इसमें सोलार में क्या होता है कि मून बीच में आता है और शैडो सन, जिसकी वजह से शैडो क्रिएट हो जाती है अर्थ के ऊपर, अराउंड सन की विजिबिलिटी कम हो जाती है, देखना सन नहीं दिखता, और फिर यहाँ पे मून नहीं दिखेगा नीचे में। और ये क्या है, देखो जब अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है, आपका मून घूम रहा है, जब डिस्टेंस क्या हो जाता है, सबसे कम होता है, द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ और मून के बीच में पेरिजी बोलते हैं। और जो डिस्टेंस जब ज्यादा होता है, लार्जेस्ट, ठीक है, फारदेस्ट डिस्टेंस, दूर का, तब उसको एपोजी बोलते हैं, ठीक है। ए से याद रखो अवे, ए से अवे, और पी से याद रखो पास, ठीक है, पी है इसमें तो पास, पास होना यानी कि पेरिजी, अवे होना यानी कि एपोजी, डिस्टेंस जब ज्यादा होता है। चलो यहां तक क्लियर है, चलो यहां तक देख लो, तो आई विल ड्रिंक सम वाटर। चलो अब इसमें देख लेते हैं आगे, वही लूनार इक्लिप्स यही लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है भाई ने अपने, जिसका क्वेश्चन है, सर वीनस को क्यों ब्राइटर प्लैनेट कहते हैं, मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। अच्छा ये सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे यहाँ पे। ना दूर भी जाने की जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं। ये देखो, ये तो जानते हो आप, सन से नजदीक कौन है, आपकी मर्क्यूरी है, बट मर्क्यूरी की साइज क्या है, स्मॉल है, और मर्क्यूरी थीन है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थीन है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लाइट गिर रही है, तो एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, थीन रहेगा, वहां पे सोलर विंड जाएंगे तो एटमॉस्फेयर को क्लियर कर देंगे, थीन है, तो वो एब्जॉर्ब करती है लाइट, रिफ्लेक्ट नहीं करती। किसी भी प्लैनेट का खुद की तो लाइट नहीं है, हम खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, इमिट कर रहे हैं क्या, नहीं, ये सन की ही लाइट जो है जो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमको कोई भी प्लैनेट दिख रहा है। अब उसी के कंपैरिजन में वीनस क्या है, उसका एटमॉस्फेयर है ठीक है, ठीक है, यानी कि जब लाइट आएगी तो वो अंदर नहीं खींचेंगे, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेंगे ज्यादातर, और उसकी साइज भी बड़ी है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट जब लाइट करता है ना, तो हमको वो अर्थ से दिखता है, इसलिए हम उसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, ये रीजन है। चलो अब उसके बाद देखो, चलो हम अंत की तरफ है भाई लोग, थोड़ा सा बाकी है, क्विकली फिनिश करता हूं, ताकि आप लोगों को भी नींद आ रही होगी। वैसे तो आप 12-12 बजे तक जागते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, रात को पढ़ाने से तो आपको, मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद कोचिंग सेंटर सारे रात को पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ लूनार इक्लिप्स, इसके अंदर देखो, पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है, इक्लिप्स इन विच द मून इज नॉट कंप्लीटली इमर्स्ड इन द उम्रा ऑफ द अर्थ शैडो। इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कि कभी भी कुछ डिग्री का डिफरेंस होता है, जैसे 5 डिग्री का अर्थ और मून के बीच में, ठीक है, उनके जो रोटेशन का जो तरीका है, रिवॉल्यूशन का जो तरीका है, उसकी वजह से कंप्लीटली जब वो एकदम ही लाइन में आएगा, तभी जाके वो शैडो क्रिएट होती है, अदरवाइज हर बार नहीं क्रिएट होगी। तो जब वो पूरी तरीके से उम्रा के नीचे, जो उम्रा यानी कि डार्केस्ट शैडो के नीचे नहीं आ जाता, तब हम उसका अर्थ के, तब उसको पार्शियल लूनार बोलेंगे, पूरी तरीके से इक्लिप्स नहीं हुआ। फुल लूनार इक्लिप्स, मून इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द उम्रा, ये याद रखो, ये उम्रा वर्ड, उम्रा यानी कि डार्केस्ट जो शैडो है, जो कंप्लीट शैडो है, उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और अर्थ शैडो
एंड ब्लड मून एक अनसाइंटिफिक वर्ड है, उसी को हम बोलते हैं कि भाई कंप्लीटली जब वो दिख नहीं रहा तो उसी को हम ब्लड मून भी बोलते हैं, किसको, जब फुल लूनर एक्लिप्स होता है। और उसके बाद पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, इसका मतलब क्या है कि भाई मून पासेस थ्रू द पेनुम्ब्रा ऑफ द अर्थ शैडो बट नॉट इनटू द उम्रा। उम्रा यानी कि डार्केस्ट शैडो से क्रॉस नहीं कर पाता हो, साइड से निकल जाता है पेनुम्ब्रा से, ठीक है। और उस मोमेंट पे हम उसके पेनुम्ब्रा लूनर शैडो। टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्स में देखो, पार्शियल इक्लिप्स में व्हेन द मून पार्शियली ब्लॉक्स द सन, थोड़ा पार्शियली ब्लॉक करता है तो पार्शियल। फुल सोलर इक्लिप्स जब मून कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सन को। उसके साथ साथ एनुअल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, मून नॉट कंप्लीटली कवर्ड द सन, जब एनुअल मतलब कंप्लीटली उसको कवर नहीं किया है। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स व्हेन द फुल मून एंड द एनुअल सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन एट अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे आपको फुल और एनुअल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको हम हाइब्रिड बोल रहे हैं। उसके बाद व्हेन द सन मून एंड द अर्थ इज इन द स्ट्रेट लाइन, देखो ये जब ये सिचुएशन आएगी, मून तो इतना बड़ा है, बीच में आपका मून आया और फिर अपना प्लेनेट अर्थ है, ठीक है, शैडो हाफ क्रिएट हो रही है, हाफ तो आपका डार्कनेस रहेगा, यही तो अपना फिनोमेनन है डे और नाइट का, ठीक। तो फिर बस भाई ये जब एक ही लाइन में आ जाएंगे उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं साइजिक, ठीक है, सिजिक। तो ये वर्ड याद रखो, ऐसे ही टर्म से आपके सेंटेंस बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, आपको वो पूछ लेंगे। उसके बाद देखो सैरोस पीरियड का मीनिंग क्या है, इन दिस पीरियड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इक्लिप्सेस कैन बी सीन, ठीक है, जो भी इक्लिप्सेस है वो सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैरोस पीरियड। ब्लू मून क्या है देख लो, यहाँ पे ब्लूइश दिखता है 2.7 ईयर्स के बाद, ये फिनोमिनन आपको नेचुरली देखने को मिला 2 to 3 टाइम्स इन अ ईयर, आपको ये लूनर इक्लिप्स कैन बी ऑकर, बट उसमें से ब्लू मून रेयरली कभी तो आता है, जैसे कि 2.7 ईयर्स के बाद यूजुअली आपको वंस इन देखने को मिलता है, जब कलर क्या हो जाता है मून का इक्लिप्स में, ब्लू दिखता है वो, ठीक है। ये सारोस पीरियड में कुछ नहीं है, आइडेंटिकल इक्लिप्सेस अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, सिमिलर टाइप के। मार्स का देखो, अब मार्स में आ गए हम, नेक्स्ट प्लेनेट अपना, ठीक है। मार्स के देखो दो मून्स तो पहले याद रखो, डीमस और फोबोस। उसके बाद मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन। मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द अर्थ इन द एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियर के, अब मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ है एटमोस्फियर के अंदर। और इसके अंदर देखो माउंट ओलंपस नाम का हाईएस्ट पीक है। अच्छा, अपने अर्थ के ऊपर कौन सा वाला है, अपने अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। तो वैसे अपने अब वहां पे भी तो रॉकी माउंटेन दिखेंगे आपको, मार्स के ऊपर लाइफ भी ढूंढ रहे हैं हम। कहा जाता था कि पहले पानी भी था, बट अब पानी क्या हो चुका है कि फ्रोज हो चुका है और पोल्स के साइड में ही जमा हो चुका है। तो वहां पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लाइफ का कोई फॉर्म था क्या पहले, ठीक है, दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑन द मार्स, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या, ये चीज का हम लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखो, जो अर्थ के ऊपर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, अर्थ के ऊपर क्या है, हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट। तो वहां पे भी जो वोल्केनिक इरप्शन से बने हुए अलग अलग जो माउंटेन्स है, उसका हाईएस्ट पिक क्या है, माउंट ओलंपस है, हाईएस्ट पिक इन आवर सोलर सिस्टम, जो काफी बड़ा है, ठीक है। जुपिटर, ठीक है, फिफ्थ प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन और लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये याद रखो भाई, बहुत ही लार्ज है। इसको हम जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, गैस जायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग, गैस जायंट, ठीक है। गैस से भरा हुआ है, गैस और डस्ट पार्टिकल है इसके अंदर, और साथ में हाइड्रोजन और हेलियम से भरा हुआ है, हाइड्रोजन एंड हेलियम, और गैस की वजह से भरा हुआ है, डेंस है काफी। और तो फिर रॉकी माउंटेन्स कुछ है नहीं, तो आप गैसियस प्लेनेट है, तो कुछ आपको वहां पे लाइफ की तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी, ठीक है। जुपिटर का प्लान यहाँ पे गलत हो चुका है, 95 मून्स नहीं है, 79 है। ये थोड़ा सा मून्स का देखते रहना होता है, एग्जाम के पहले पहले चेक कर लेने का इंटरनेट से, बिकॉज नए नए मून्स जैसे कि हम रिसर्च जारी रहता है तो नए और भी मून्स हमको देखने को मिलते हैं। मून्स मतलब नेचुरल सैटेलाइट, जो एक बॉडी है जो एक ग्रेविटी क्रिएट करके आपको ये कर रही है, रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। इसके अंदर लार्जेस्ट मून कौन सा है, ठीक है, ये जो 79 मून्स है टोटल, ठीक है, उसमें से लार्जेस्ट मून है देखो, जिसका नाम क्या है, जिनीमाइड, ठीक है। जिनीमाइड को याद रखो, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, ये लार्जेस्ट मून अगर किसका है,
जुपिटर का है तो ये लार्जेस्ट मून भी, तो मून अगर जुपिटर का है तो ये लार्जेस्ट पूरे किसका बन गया है, अपने सोलर सिस्टम का भी अगर लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट बन गया, उसका लार्जेस्ट मून और अपना सबका लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद देखो सैटर्न, सैटर्न क्या है, 6th प्लेनेट है, ठीक है, 6th नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में फ्रॉम द सन। 146, इसका थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने मून का यहाँ पे चेंज किया है। 83 मून से, कितने हैं, 83 नॉन मून से यहाँ पे, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा गलत हो जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग दे देते हैं। तो 83 मून से टोटल, और बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म और क्लाउड देखने को मिलता है इधर, स्टॉर्म ही है, बहुत ही स्टॉर्म और क्लाउडी भी है, क्लाउड्स दिखते हैं, स्टॉर्म के क्लाउड्स अलग अलग, बहुत ज्यादा विंडी है। इसके साइड में देखो ये रिंग भी दिख रही है आपको, ठीक है, और इस रिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा स्टॉर्म और क्लाउड देखने को मिलता है जो घूमती रहती है उसके इर्द गिर्द। सैटर्न हैज द मोस्ट अमेजिंग रिंग सिस्टम मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट, इसके अंदर क्या है आपको आइस और डस्ट पार्टिकल से ये घूम रहे। अब यहाँ पे आप यूजुअली आपको अभी आइस देखने को मिलेगा, टेम्परेचर क्या हो चुका है डाउन, सन का टेम्परेचर वहां पे कम ही गिर रहा है, तो यहाँ पे आपको इनके इस गैसियस फॉर्म में क्या दिखेगा, आइस के साथ मिक्स डस्ट और गैसेस दिखेंगे। तो प्लैनेट्स तो सारे गैसेस ही है, ठीक है। चलो, काफी ज्यादा कोल्ड है, और ये जो रिंग है आइस और डस्ट की बनी हुई है जो उसको इर्द गिर्द घूमती रहती है। अच्छा, यूरेनस को हम भी बोलते हैं अगेन गैस जायंट, इसके बारे में याद रख लो। साथ में इसके ऊपर देखो, नहीं सॉरी, बेसिकली 7th प्लेनेट है गैस जायंट ने, एंड मेड अप ऑफ मोस्टली आइस का बना हुआ है, ठीक है, और इसका कलर भी आपको यूनिकली दिखेगा यहाँ पे। एंड बस, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर यूरेनस में। 83 इसको आपको सैटर्न के मून्स थे वो, ठीक है, इसका कुछ नहीं है। चलो, उसके बाद अपने पास है ये, इसके अंदर भी देख लो थोड़ा सा मोस्टली ऑफ आइस का बना हुआ है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर भी कोल्डेस्ट है, और यूरेनस को ही बोलते हैं हम लोग गैस, आइस जायंट बोलते हैं, सॉरी, इसको इसको याद रख लो इसके बारे में, आइस जायंट, ठीक, आइस जायंट और कोल्डेस्ट प्लैनेट, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठीक, वाटर, एमोनिया, मीथेन, इनका मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आइस का तो है ही इसके ऊपर। उसके बाद है अपना नेपच्यून, नेपच्यून को भी हम आइस जायंट बोलते हैं पहले तो, ठीक, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आइस जायंट, सारे आइस और कोल्ड प्लैनेट्स है, टेम्परेचर बहुत ही कम, कलर क्या है इसका, ब्लू कलर, ठीक है, और 8th प्लैनेट, इंटेंस स्टॉर्म और विंड होता है इसके ऊपर, बहुत ही इंटेंस स्टॉर्म और विंड आते हैं, विंड का जो फ्लो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और फिर इसको 14 मून्स है, कितने, 14 मून्स टोटल, और 4.5 बिलियन किलोमीटर है अपने फ्रॉम द सन, और फादेस्ट फ्रॉम द अर्थ भी, और सन भी, सन से भी सबसे दूरी वाला प्लेनेट है, और लास्ट वाला। बस बस इतनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, बाकी तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है, नेपच्यून आइस जायंट, ब्लू कलर है उसका, इंटेंस स्टॉर्म और विंड आते हैं वहां पे, 8th प्लेनेट है, फादेस्ट फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, और 14 मून्स है उसको टोटल। मून्स का एक अपने पास चार्ट है जो हम देखने वाले, यहाँ पे आएगा ये, ठीक, एक कुछ इंफॉर्मेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, दैट वन इज हेयर, ये 83 नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है 83, बाकी तो कुछ चेंज जरूरत नहीं है। आई थिंक यूरेनस 28 है, ठीक है, ये देख लेंगे, चलो इसमें देखो साइज, और ये चार्ट जो आपको एग्जाम में याद रखने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, देखो
इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप लोग। हाँ, यूरेनस का एक चेंज करना 28, ठीक, बाकी फिर ठीक है। चलो, सो देखो इसके अंदर एक तरफ अपने चार्ट के अंदर क्या है, साइज है और ये प्लैनेट्स है, ठीक, ये प्लैनेट्स है इधर तरफ, इस तरफ उनकी साइज, रिवॉल्यूशन कैसे करते हैं, रोटेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन से, और सैटेलाइट है तो फिर उसके बिगेस्ट वाले कौन से हैं, ठीक है, जिनको हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एनडीए एंड सीडीएस के अंदर, तो इसीलिए मैंने इस चार्ट को बनाया हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे साइज, देखो उनके साइज वाइज, ठीक है। सबसे बिगेस्ट साइज में कौन है, आपका जुपिटर, नंबर 2 पे कौन है, सैटर्न, नंबर 3 पे यूरेनस, नंबर 4 पे नेपच्यून। सिंपल है, आपके जो इनर प्लैनेट छोड़ के जो आउटर प्लैनेट्स है उनका सीक्वेंस लगा दो, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स में क्या है, रिवॉल्यूशन का और रोटेशन का मीनिंग क्या है। रिवॉल्यूशन मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, इसके इर्द गिर्द घूमना। जैसे मान लो कि एक कोई चीज मैं रख देता हूं और ऐसे घूमता हूं उसके, कैसे, ऐसे, तो ये क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये फोन है, ये इसके इर्द गिर्द ये जो मैं पेन को चला रहा हूं, दिस इज रिवॉल्यूशन। और जब ये अपना ही खुद घूम रही है, क्या है, जैसे ये रिवॉल्यूशन मतलब मैं शक्तिमान, बेसिकली खुद के अराउंड ही घूमना, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोला मैंने, किसी और के इर्द गिर्द घूमना क्या होगा, रिवॉल्यूशन, और खुद के ही इर्द गिर्द घूमना क्या है, रोटेशन। रोटेशन से याद रखो शक्तिमान, शक्तिमान क्या है, खुद ही नहीं घूमता, कैसे झूम झूम झूम। और फिर किसी को बचाने के लिए किसी बिल्डिंग के गोल 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 घूमता है, दैट इज रिवॉल्यूशन। और खुद के इर्द गिर्द तो घूम ही रहा है, तभी तो उड़ पाता है, तो वो उसका रोटेशन। तो सारे एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें तुमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। रोटेशन में स्टार्टिंग से 2 नंबर वाला देखो, वीनस, जो इनका अपने प्लैनेट्स है उनका जो सीक्वेंस है उसके अंदर 2 नंबर पे जो वीनस आता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, और लास्ट से 2 नंबर देखो आपका यूरेनस, ये एक क्लॉकवाइज घूमता है। क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। स्टार्टिंग से 2 नंबर वीनस क्लॉकवाइज रोटेशन है, और लास्ट से 2, जो लास्ट जो है अपना नेपच्यून, उसके पहले वाला लास्ट से 2 नंबर का, दैट वन इज क्लॉकवाइज। ऐसे याद रख लो, ये स्टार्टिंग का 2 नंबर, लास्ट का 2 नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ सैटेलाइट में देखो, अर्थ के लिए 1 है तो मून 2 है अपने मार्स के, तो 2 में कौन से आते हैं, फोबोस और डेमियोस। उसके बाद जुपिटर को 79 है, ठीक है, उसमें क्या आता है, गैनीमेड, उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट वाला एंड लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। उसके बाद टोटल इसके अंदर 83 है भाई के पास अपने सैटर्न, ठीक है, बहुत सारे जमा करके रखे इसने। इसका सबसे लार्जेस्ट वाला है टाइटन। उसके बाद यूरेनस का 28 मून से, उसमें से टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट, और नेपच्यून का 14 मून से, जिसमें से ट्रिटन, ठीक है, नेपच्यून का हमने आपको बताया था, ठीक, 14 देख लो एक बार। फोर्टीन, ठीक है, करेक्ट है। और ट्रिटन, ये याद रखो लार्जेस्ट वाला। इस चार्ट के बाद में प्लूटो क्यों नहीं बना भाई, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट किसने लगाया था इसका, एस्ट्रोनॉमर क्लाइडी टॉम बॉग डिस्कवर किया था प्लूटो को, कब, 1930 के अंदर। और भाई की जिंदगी बनी रही कब से, इसको इज्जत मिली पूरी एकदम 2006 तक, ठीक है, माहौल था इसका, 9th प्लेनेट बन गया, सोलर सिस्टम का माहौल ही है ना। और उसके बाद 2006 में भाई लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने पता नहीं कौन सा माल फूका था, डेफिनेशन चेंज कर दी ठीक है, माल नहीं फूका होगा, जो भी किया होगा, बट डेफिनेशन तो चेंज कर दी। कैसे, मतलब भाई के साथ नाइंसाफी होगी ना, कि एकदम किसी को इज्जत दो और फिर ले लो एक हुआ था, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक दोस्त मैं जानता था जिसका सिलेक्शन हो गया था, तो सत्कार वित्कार हो गया सब, बाद में किसी ने केस किया उस रिजल्ट के ऊपर और वो सबका कैंसिल कर दिया, तो ऐसे लेके उनसे विचारों से छीन लिया वो चीज। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल में क्या था, प्लेनेट मस्ट बी राउंड,
अब राउंड तो है प्लूटो भाई अपना, ठीक है। उसके बाद प्लेनेट मस्ट ऑर्बिट द सन, भाई सन के अराउंड ही तो ऑर्बिट कर रहा है। लास्ट वाला नहीं है, प्लेनेट मस्ट हैव अ क्लियर देयर नेबरहुड, ए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्या करना था, स्वच्छ भारत अभियान, पता नहीं मैं हिंदी सही लिख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। क्लीन इंडिया मिशन समझ लो। इसमें क्या था कि देखो जैसे कि अर्थ है, अर्थ में कोई भी चीज अर्थ ने क्लियर रखी हुई है ना, जैसे कि आप प्लेन भी उड़ाते हो, जब उसको जब तक एनर्जी है उसके अंदर वो फ्यूल है वो उड़ रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट, पर जब उसमें कुछ नहीं रहेगा तो अर्थ खींच लेगी उसको। अपने एटमॉस्फेयर में कुछ भी रखेगी क्या, नहीं, उसकी ग्रेविटी से पुल कर लेगी। एस्ट्रॉइड आ रहा है अपने इसके अंदर, ठीक है, सॉरी मेटेरॉइड से आ रहा है, तो मेटेरॉइड जब क्रॉस कर लेता है एटमॉस्फेयर को तो नीचे जब आएगा तो क्या करेगा, मेटेरॉइड उसको खींच लेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने प्लैनेट्स के अंदर एटमॉस्फेयर में अर्थ रखती है क्या, नहीं, अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको खींच लेती है। तो इसलिए अपना जो एटमॉस्फेयर क्या क्लियर रखा है अर्थ ने, वैसे प्लूटो के इर्द गिर्द बहुत सारे और भी मेटेरॉइड्स और बाकी चीजें घूमती रहती है, तो इसलिए एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं। तो फॉर दैट रीजन क्लियर नहीं है उसका पाथ उसके आसपास का, उसको हमने निकाल दिया कहां से, प्लेनेट के सीक्वेंस से। चलो यहां तक क्लियर है क्या, बोलो। लास्ट पॉइंट पे हम लोग अभी, 1 आवर हो चुका है। आदित्य रोकड़े, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। चलो एक मैं सिंपल सी बात बता देता हूं आपको, 3 चीजें यहां पे लिख देता हूं ये मेटेरॉइड समझाने के लिए। देखो मेटेरॉइड क्या होते हैं मैं पहले लिख देता हूं, स्मॉल रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, किसके अराउंड घूमते हैं, ऑर्बिट्स। और उसके बाद सिमिलर टू प्लैनेट्स एस्ट्रॉइड्स एंड द कॉमेट्स की तरह ही होते हैं। अच्छा, मेटेरॉइड्स आर मच स्मॉलर देन द एस्ट्रॉइड्स। ये देखो एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़े हैं, हमने बोला कि एस्ट्रॉइड आके अगर अपने अर्थ पे गिर जाएगा, एस्ट्रॉइड कभी आके गिरता नहीं है, पहली बात याद रखो, ठीक है। एस्ट्रॉइड नहीं आके गिरता, हम बोलते हैं कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, बट वो ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत सारे और पार्टिकल्स में, ठीक है। और उससे एस्ट्रॉइड जब ब्रेक डाउन होता है तो बनते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है, ये चीज याद रखो। कॉमेट्स एस्ट्रॉइड से निकल के स्मॉल रॉक लाइक पार्टिकल्स स्पेस में ट्रेवल करते हैं। ये कहां पे, स्पेस में ही ट्रेवल करते हैं। स्पेस में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। नो एंट्री इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, नो एंट्री इन अर्थ एटमॉस्फेयर, देख लो ये भाई साहब। मेटेरॉइड निकला कहां से, बड़ा सा एस्ट्रॉइड है, ठीक है, ये बड़ा सा एस्ट्रॉइड है, ये ब्रेक डाउन होने से जो बनते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटेरॉइड्स। कॉमेट से निकलते हैं या एस्ट्रॉइड से छोटे छोटे जो पार्टिकल, स्मॉल रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे और एस्ट्रॉइड की तरह कॉमेट्स। मेटेरॉइड्स मच स्मॉलर देन द एस्ट्रॉइड्स, देख चुके, रेंजिंग इन द साइज फ्रॉम ग्रेन्स टू एन ऑब्जेक्ट अप टू अ मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड तक आपको या मीटर वाइड तक आपको देखने को मिलेगा इसको। बट ये स्पेस में ट्रैवल करते हैं, अर्थ पे आ पाते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अर्थ, अब उसके बाद वाला देखो, इसी में एक फिनोमिनन होता है जो मैं आपको बता दूंगा, 2-3 होते हैं। एक मेटेरॉइड का हो गया, कहां से निकले, एस्ट्रॉइड से निकले, कॉमेट से निकले, स्मॉल रॉक लाइक पार्टिकल्स, और जो स्पेस में ट्रैवल करते, अर्थ पे एंट्री कर पाते हैं क्या, नहीं। तो याद रखो मेटेरॉइड्स कभी अर्थ पे गिरेंगे नहीं। उसके बाद दूसरा वाला वर्ड है यहां पे देखो, मेटियोर। क्या है, देखो मेटियोर में भी डिफरेंस जान लो। मेटियोर क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है। यहां पे मैं ये चेंज कर देता हूं, आपको लिख लो, आप लोगों के पास अगर नोटबुक होगी तो, अर्थ के कहां पे, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर लेते हैं भाई साहब, एंट्री कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री किए, कौन, ये मेटियोर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंट्री किया इन्होंने, ऐसे हीटअप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। हीटअप होने के बाद ये शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं और मेल्ट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ये आए, बहुत ज्यादा हीट हुए, एनर्जी रिलीज हुई, और वो जो शूटिंग स्टार हमको ऐसे भागता हुआ स्टार नहीं दिखता क्या, ऐसे कलरफुल, हम वो उससे कुछ मांगते हैं, टूटता हुआ तारा बोल के उसको, ठीक है। तो वही फिर वो शूटिंग स्टार की तरह, इसी को हम बोलते हैं हीटअप होने के बाद शूटिंग स्टार। भाई साहब मर रहा है वो और हम उसकी उससे ख्वाहिश मांग रहे हैं अपनी, गजब है। चलो तो ये हो गया। अब ये भी अर्थ पे पहुंच पाया क्या, नहीं। मेटेरॉइड्स बने कहां से, एस्ट्रॉइड या कॉमेट से, स्मॉल पार्टिकल रॉक की मेटालिक पार्टिकल जो बाहर निकले और
स्पेस में ही जो ट्रैवल करते हैं, अर्थ में एंट्री नहीं कर पाते, उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं। जो भाई साहब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर पाता है, उसका नाम बदल के हम वो रख देते हैं मेटेओर। ठीक है, जो एंट्री कर पाया, एंट्री करने के बाद क्या हो गया भाई साहब के साथ, हीटअप हो गया अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन होने की वजह से, और वो मेल्ट होके खत्म हो गया, शूटिंग स्टार की तरह वो दिखता है हमको लास्ट में, और उसकी एनर्जी गया, मर गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। अच्छा, अब जो बच जाता है, ठीक है, जो हीटअप होने के बाद भी बच जाता है और अर्थ पे आके गिर जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटियोराइट। क्या बोलते हैं, देखो मेटियोराइट। देखो अब मैं अपनी तरफ से तो प्रयास किया है आपको पूरा समझाने का, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ तो समझ जाएगा। ठीक है, मेटियोराइट। अब ये क्या होते हैं, देखो जो हीटअप होने से भी बच जाते हैं और अर्थ पे आके गिर जाते हैं, फॉल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मेटियोराइट। ठीक है, तो दिस इज लूनार वगैरह लेक है बुल्ढाना के अंदर, जहां पे गिरने से लूनार लेक बना मेटेओराइट के, तो अर्थ के आपके क्या हो जाते, गिर जाते, उसको हम बोलते हैं मेटेओराइट। पहले मैं समझा दूं, मेटेओराइट क्या होते हैं, कॉमेट से, एस्ट्रॉइड से जो रॉकी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल निकले हैं और स्पेस में ट्रैवल करते, अर्थ में एंट्री मिली है क्या उनको, नहीं, दैट इज मेटेओराइट। जो भाई साहब अर्थ में एंट्री कर लिया है, उसका नाम बदल के हमने रख दिया मेटेओर। क्या रखा, मेटेओर। ठीक है, उसमें ये टी नहीं भी नहीं आ रहा, डी भी नहीं आ रहा, मेटेओर पे ही खत्म कर दिया, यहां तक ही खत्म कर दिया उसको, मेटेओर। अब ये मेटेओर क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते और एक शूटिंग स्टार की तरह खत्म हो जाता है। ठीक है, गिरा नहीं, ये अपने सरफेस के ऊपर गिर पाया गया नहीं, शूटिंग स्टार हम जिसको बोलते हैं वही अपना मेटेओर था। और जो गिर जाता है, बच जाता है, हीटअप होने के बाद भी बच गया हो, ठीक है, रिएक्शन नहीं हुआ उसके साथ, और अर्थ के एटमॉस्फेयर सरफेस पे आके गिर जाता है। अब इतने तेजी से, इतने दूर से, इतने ग्रेविटी के साथ अगर खींचा जाएगा तो वहां पे बहुत बड़ा लेक बनेगा, कुछ ना कुछ वहां पे डिस्ट्रक्शन करेगा वो, और वहां पे उसको हम बोलते हैं मेटेओर, मेटेओराइट। ठीक है, तो मेटेओराइड, मेटेओर और मेटेओराइट, इन तीनों को मैं समझा चुका हूं। एस्ट्रॉइड क्या है, आपके बड़े से ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या है, रॉकी मेटेलिक आइसी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स द सन एंड इज टू स्मॉल टू बी द कंसीडर टू बी प्लैनेट। अब ये वो वाले भाई साहब है जो काफी बिग है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टू स्मॉल टू बी कंसीडर प्लैनेट। इसका मतलब हम इसको प्लैनेट कंसीडर नहीं कर सकते, इतने स्मॉल है। बट अगर हम सोच भी रहे हैं कि उसको प्लैनेट कंसीडर किया जा सकता है क्या, इसका मतलब वो उतने भी छोटे हैं क्या, नहीं। इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि एस्ट्रॉइड गिर जाएगा तो खत्म फिर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज वेरी, वो एक स्मॉल प्लैनेट्स की तरह ही है। स्मॉल प्लैनेट्स भी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उससे थोड़े से वो छोटे हैं। ठीक है, गैसेस से और डस्ट से बने हुए जो प्लैनेट्स के अंदर घूम रहे हैं वो। ठीक है, तो प्लैनेट बन नहीं पाए, ग्रेविटी उतनी बढ़ा नहीं पाए, तो अपना खुद का पाथ क्लियर नहीं कर पाए, और उतने भी लार्ज नहीं बन पाए, इसलिए वो खुद के प्लैनेट्स हम उसको बोलते नहीं। पर उतने छोटे हैं क्या कि गिर गया तो कुछ नहीं होगा, नहीं। और कहां पे घूमते रहते, सन के अराउंड घूमते रहते। मेटेराइट तो हो जाए स्पेस रॉक दैट हैज लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट और मून, उसको हम बोलते हैं मेटेराइट। मेटेओर यानी कि जो हीटअप होके गया, सर्वाइविंग द पैसेज थ्रू द एटमॉस्फेयर हो चुका है। कॉमेट क्या होते हैं देखो, ठीक है, कॉमेट एक बेल्ट होता है, जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में ही बता रहा हूँ ये। तो ऐसे कॉमेट की टेल होती है, उसका टेल बन जाती है, जो हमको दिखती भी है ऐसे जाते हुए कभी कभी। ठीक है, तो हेलिस टेल, हेलिस कॉमेट बोल के कितने तो साल बाद दिखता है, आप देख लेना एक बार इंटरनेट पे, हेलिस कॉमेट फेमस है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, क्लीपर नाम का एक बेल्ट होता है, क्लीपर बेल्ट। किसके, लास्ट जो अपना प्लेनेट है नेपच्यून, नेपच्यून के आगे, ठीक है, क्या है, क्लीपर बेल्ट है, जहां पे स्मॉल आईसी बॉडीज उसके बियॉन्ड, किसके, नेपच्यून के बियॉन्ड है कौन, किपलर बेल्ट, जहां पे स्मॉल आईसी बॉडीज ऐसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से सराउंड कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, और दूसरा एक है जिसका भी नाम याद रखो, ऑर्ट। ठीक है, ऑर्ट क्लाउड बोल के, यहां पे भी स्मॉल आईसी बॉडीज है, इससे भी दूर है, जिसको हम बोलते हैं एंशंट, बहुत ही पुराने आईसी बॉडीज। ठीक है, काफी जो ओल्ड हो चुके हैं वो बॉडीज, जो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहां पे, नेपच्यून के भी आगे एक बेल्ट है ऐसा,
जहाँ पे ये लोग ऐसी बॉडीज आपको बहुत ही एंशियंट दिखेंगे। पहले आपको क्लीपर बेल्ट में और उसके बाद ऑट क्लाउड नाम का जो बेल्ट है वहां पे, और यहां से घूमते घूमते एक आध ऐसी बॉडी क्या हो जाती है, अपना डिसबैलेंस खो के यहां से बाहर निकल लेती है। अब जब ये बाहर निकली तो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स है, ठीक है, जुपिटर है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, नेपच्यून है, तो ये प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ऐसे जूम 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 करते करते सन की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है, सन की तरफ क्या करते हैं, जाते रहते हैं। एंड मेड अप ऑफ द ऑर्बिट्स एंड द सन एंड इज टू मेड ऑफ डस्ट, रॉक और आइसेस का। इसका इसमें डस्ट होती है, रॉक होते हैं और आइसेस होते हैं, और सन की तरफ जाने से इनकी हीट बढ़ती रहती है और आइस भी मेल्ट होता रहता है और इनका टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, और ये अपने पीछे जो आइस जो मेल्ट हो रहा है उससे इनकी लाइनिंग क्रिएट हो जाती है, टेल क्रिएट होती है ऐसे, और इस सन की तरफ जाके बढ़ते रहते हैं, सन की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। उसको हम बोलते हैं कॉमेट, ठीक है, और ऑलमोस्ट सन की तरफ जाते जाते पूरी तरीके से मेल्ट कर देता है सन इनको। अब चलो कुछ पीवाईक्यूज है, मेरे ख्याल से लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, तो इसमें मैं पीवाईक्यूज के लिए नेक्स्ट लेक्चर रख दूंगा, बिकॉज फिर इतना बड़ा आप देखोगे कैसे। चलो जो भी बच्चा अपने साथ जुड़ा हुआ है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो दोस्त, ठीक है। पीवाईक्यूज आई थिंक आई शुड टेक टुमारो। आदित्य रोकड़े, समझ में आया क्या बताना दोस्त, ठीक है। एक बार इसके पहले का लेक्चर मैंने डाल दिया है जिसमें यूनिवर्स है, फर्स्ट वाला जो कल लिया था 1 आवर है उसका भी, और दिस इज सोलर सिस्टम जिसको भी 1 घंटा लगा है, पर सारे टॉपिक हमने कवर किए, सारे पॉइंट्स कवर किए, कोई कंफ्यूजन ना रहे इस तरीके से आपको लिख के भी दिया है, नोट्स भी है। और लास्ट में अपना अभी पार्ट था क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जिसके अंदर हम सीडीएस और एनडीए के इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज थे वो करना बाकी है, बट लेक्चर अभी बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से आई शुड एंड इट। और कल के शुरुआत में मैं आपको पहले एक 20 मिनट्स लेके पीवाईक्यूज कराऊंगा, समझा दूंगा 20 to 15 मिनट्स, और उसके बाद सर लेक्चर खत्म हुआ क्या। यस अनिकेत, लेक्चर अभी मतलब मैंने आई एम टीचिंग आई थिंक 1 आवर 15 मिनट्स से, और अभी खत्म हो चुका है पढ़ाना, पीवाईक्यूज कराने वाला था मैं, पीवाईक्यूज यहाँ पे तो एक दो पीवाईक्यूज देख लो फिर मैं खत्म करता हूँ। पीवाईक्यूज मैं कल कराने वाला हूँ बिकॉज इट्स टू लेट नाउ, और मैंने खाना भी नहीं खाया है, ठीक है, तो और सुबह मुझे उठना भी पड़ता है 4 बजे, तो इसलिए। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विन विच गैलेक्सी, कौन से वाले हैं, बहुत आसान है भाई लोग, जल्दी बताओ। कोई नहीं अनिकेत, रिकॉर्डिंग देख लेना, स्पीड बढ़ा के, और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। 1.5 या 1.25 जो भी तुमको सूट करती है स्पीड मेरी, वो देख लेना। आई एम नॉट अवेयर, खुद का लेक्चर खुद तो सुनता नहीं हूं मैं। ये देखो मिल्की और सोलर सिस्टम लोकेटेड कहाँ पे, मिल्की वे में, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूं अनिकेत, बता देना फिर मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा। सेकंड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू मिल्की वे, क्या है बताओ, लास्ट वन। दिल अभी भरा नहीं। 3 लोग लाइव दिख रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा है, आसान है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिल्की वे जो गैलेक्सी है जिसके अंदर अपना सोलर सिस्टम है उसके बारे में क्या करेक्ट है, ठीक है। एलिप्टिकल तो है नहीं वो, उसका स्पाइरल ही है, ठीक है, ऐसे इसी शेप में है ना, ऐसे इस शेप के अंदर है अपनी गैलेक्सी, तो फिर स्पाइरल हो गई, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद चलो बताओ ना रे जल्दी से, कोई तो जवाब बताओ, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। बोथ आर करेक्ट, अनिकेत ने जवाब दिया है। द सोलर सिस्टम रिसाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स, ठीक है, यूजिंग द, हाँ स्पाइरल आर्म्स में ही उसके क्या करती है, रिसाइड करती है, विच इज आपका करेक्ट है अनिकेत का आंसर, ठीक है। और ये जो स्पाइरल आर्म है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ओरियन। इतना डिटेल नहीं पूछते आपको किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक के पूछते हैं इंडियन ज्योग्राफी के और बाकी के,
सोलर सिस्टम के उतने डीप में नहीं आते। ओरियन नाम का जो स्पाइरल आर्म है अपने गैलेक्सी का, उसमें अपना सोलर सिस्टम है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे मैं रुकता हूं अनिकेत। कल मैं स्टार्टिंग के एक 50 मिनट्स में ये PYQs खत्म करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो प्रॉपरली हम लोग पढ़ेंगे पहले, और स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते पढ़ते फिर वोल्केनो पढ़ेंगे। वोल्केनो के जो टाइप्स है, स्ट्रक्चर से कैसे आता है, क्या बनता है, एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, और आगे बढ़ेंगे फिर। चलो फिर यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जिनको भी डाउट होगा कि इंग्लिश का होने वाला है क्या, इंग्लिश का भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, जैसे ज्योग्राफी प्रॉपरली करा रहा हूँ आपको PPT के साथ, PYQs के साथ, तो वैसे इंग्लिश का भी कराएंगे, हिस्ट्री का भी, और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और साइंस। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा और इस PPT को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो कल मिलेंगे। कल तक आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद।